So we are discussing elimination reactions. I told you that there's alpha elimination, beta elimination, gamma elimination, delta elimination. Alpha elimination means 1-1 elimination. If both atoms are eliminated from the same carbon or the same atom. Beta elimination is if it's 1-2 elimination, that's one is eliminated from one and the other atom is eliminated from the other. ठीक है, 1-2 में अगर हम एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे हमारे पास x और y निकलता है. If it's 1-3 then it's called as the gamma elimination and then followed by that is delta elimination. So but I told you that the alkyl halides का जो primer reaction है, so important reaction है, that's called as the beta elimination. और beta elimination के हमारे पास मेनली अगर हम टेक्स्ट से देखेंगे तो E1 मैकेनिज्म हमें थोड़ा देखना है और उसके बाद हमारे पास थोड़ा बहुत मैं आपको E2 मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा. तो उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे aryl halide. So let's have today what we are discussing is actually called as the beta elimination. So we have beta elimination. Beta elimination. अब बीटा एलिमिनेशन का मतलब मैंने परसों आपको बोला कि हमारे पास C ये मानो Y है, ये मानो X है, ये एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं जिनको निकलना है. अब हमारे पास X और Y एडजेसेंट कार्बन्स पे, यानी एक एक पे है, दूसरा दूसरे पे. अब ये एलिमिनेट करेंगे, यानी ये और ये एलिमिनेट करेंगे और यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है हमारे पास मैकेनिज्म है E1, हमारे पास मैकेनिज्म है E2 मेनली. ठीक है, ये दो मैकेनिज्म्स हमें ज्यादा इनको देखना है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद होता क्या. सो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज E1 मैकेनिज्म. ठीक है, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर व्हिच इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर. देख लीजिए जनाब, SN1 आपने पढ़ा है, वो पढ़ा है. अब एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या हो सकता है ये देख लीजिए, हाउ इट हैपेंस. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसी से मैं सारी चीजें जो है वो डिराइव करूंगा. मान लीजिए आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, मैंने इसको NaOH डाल दिया और ये अल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास टर्शियरी है. ठीक है, दिस इज टर्शियरी. CH3 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 और यहां पे मान लीजिए मैंने Cl डाला. मैं यहां पे NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वाटर एज अ सॉल्वेंट. आई एम डूइंग दिस रिएक्शन इन अ वाटर एज अ सॉल्वेंट. नाउ ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि SN1 तो आपने पढ़ा है कि सॉल्वेंट आएगा, X को निकालेगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी. वो चीजें तो आपने पढ़ी है. लेकिन इस एक रिएक्शन में अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन उसके बाद भी एक पॉसिबिलिटी अराइज होती है. समझ आ रही है बात? उसके बाद भी पॉसिबिलिटी अराइज होती है. अब कौन सी पॉसिबिलिटी है ये देख लीजिए जनाब. जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको डालेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट में डालने के बाद आपको पता है कि देयर इज एन इंटरेक्शन, Cl is getting released and you are getting carbocation as an intermediate like CH3 CCH3, then it's CH3 and then it's positive charge here and plus there will be Cl negative, that will be like this. And you know that this is solvated, this is solvated, you know all the aspects. अब उसके बाद देखिए क्या होता है. उसके बाद देखिए क्या होता है. अगर हमने NaOH को लिया है या हम डायरेक्टली NaOH में ही रिएक्शन करते हैं, अब हमारे पास ये वाला एटम जो है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया जनाब बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन. समझ आ रही है बात? तो अल्फा कार्बन कौन कार्बन होता है? जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है. बीटा कार्बन कौन कार्बन होता है? जो इस कार्बन को अटैच्ड होता है, जो जिसको अटैच्ड होता है कौन? अल्फा कार्बन को जो अटैच्ड होता है दैट्स कॉल्ड एज बीटा. और बीटा कार्बन पे जो डायरेक्टली हाइड्रोजन लिंक्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन्स. अगर मैं आपसे पूछूंगा जनाब इसमें कितने बीटा हाइड्रोजन्स हैं, तो क्या बोलेंगे? 9. This is beta, this is beta, this is beta. Is it clear? This is what carbon? Alpha carbon. Now what has been formed is carbocation. तो ये कौन सा कार्बन हो गया जनाब? बीटा बीटा बीटा. ठीक है, वो समझ आ रही है बात? बीटा बीटा बीटा. अब ये तो ब्रेक हो गया. नाउ इट हैज ब्रोकन. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज. अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ली होगी
तो एक पॉसिबिलिटी है डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा कार्बन पे, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो OH है, जो हम दूसरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे पास जो OH है ये देख लीजिए क्या हो सकता है, CH3 हमारे पास CH2H हमारे पास है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ क्या हो सकता है, देख लीजिए। एक पॉसिबिलिटी है कि OH यहां पे अटैक करेगा, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप बोलते हैं SN1। इज इट क्लियर? या वाटर इस पे अटैक करेगा तो हो गया SN1। वाटर भी अटैक कर सकता है, NaOH भी अटैक कर सकता है, लेकिन दोनों के केस में यू विल गेट अल्कोहल, बट दैट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंट ऑफ अटैकिंग कार्बन, अगर हमारे पास लेट अस सपोज OH है, OH क्या करेगा, OH कार्बन को अटैक नहीं करेगा, OH हाइड्रोजन को निकालेगा फ्रॉम द बीटा कार्बन। अगर आपके एडिट न्यूक्लियोफाइल ने हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकाला तो उस टाइम पे दैट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी, बिकॉज टेंडेंसी टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन मेजर्स व्हाट, बेसिसिटी। को समझ आ रही है बात? टेंडेंसी टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन मेजर्स व्हाट। तो यहां पे अगर मान लीजिए OH है या वाटर है, दोनों OH है या वाटर है, अगर उन्होंने यहां पे अटैक किया तो SN1, अगर उन्होंने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो हाइड्रोजन को लिया, एब्स्ट्रैक्ट किया, तो क्या बोलेंगे जनाब? तो देख लीजिए क्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद ऐसा हो सकता है, नाउ वी हैव द डिफरेंट रूट्स टू डिस्कस। अब हमारे पास ये बना CH3, हमारे पास CH2H है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ ईदर द वाटर और द OH कम्स लाइक दिस, OH नेगेटिव और ये ऐसे आ रहा है। अब इन्होंने यहां पे अटैक नहीं किया, दे आर रिमूविंग लाइक दिस, दे आर रिमूविंग H पॉजिटिव। जरा मुझे बताओ एक चीज, जब H पॉजिटिव यहां इसके साथ कंबाइन होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट जो है CH3 और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। जरा मुझे बताओ, सेम प्रोडक्ट बना के डिफरेंट प्रोडक्ट बना, वो सेम बना के डिफरेंट बना, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट है, आपको तो अल्कीन बन गया। तो अब हमारे पास अगर हम देखेंगे, अल्फा कार्बन से Cl निकल गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला यानी H पॉजिटिव निकला, यहां से नेगेटिव पार्ट निकला, यहां से H पॉजिटिव निकला, और उसके बाद यहां पे ये देख लीजिए अल्फा बीटा से हाइड्रोजन निकला। तो बीटा से हाइड्रोजन निकलने के बाद 1-2 elimination is called as beta elimination. Is it clear? So when the added nucleophile attacks on the carbon, acting as a nucleophile, when this nucleophile attacks on the hydrogen, it abstracts the H positive, acting as a base, then it causes elimination. So this is called as E1 elimination. What? There is a quite similarity between SN1 and E1. जरा मुझे बताओ, SN1 के कितने स्टेप्स होते थे? 2 स्टेप्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। E1 के कितने स्टेप्स होंगे? 2 स्टेप्स। पहला स्टेप बताओ कौन सा होगा? पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विच इज सेम एज दैट ऑफ SN1. इज इट क्लियर? तो SN1 और E1 में ये चीजें सेम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकैटायन, ठीक है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंट, ओनली देयर इज अ डिफरेंस इन द नेक्स्ट स्टेप। इफ द एडिड न्यूक्लियोफाइल abstracts H positive, then it's called as elimination. If the added electrophile attacks on the carbon, then it's called as what? Substitution. हो समझ आया? अब मुझे बताओ, उससे पहले प्रोडक्ट क्या बनता था? अल्कोहल। जब वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही तो अल्कोहल बन रहा था। जब यहां पे H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा जनाब? अल्कीन बनेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसके केस में बीटा हाइड्रोजन सब में सेम है, वो सबके सेम हैं, सबके बीटा कार्बन्स एक जैसे हैं, तो हाइड्रोजन कहीं से भी निकलेगा, यानी H पॉजिटिव बेस कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन डिफरेंट होगी तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? वो समझ आ रही बात? तो मुझे बताओ, E1 के जो पॉइंट्स होंगे दे विल बी सेम एज SN1। E1 क्या होगा? द E1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? शाबाश, अल्काइल हैलाइड। कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रेज़्ड टू पावर 1। अगर बेस वीकर भी होगी तब भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब SN1 होता होगा उस वक्त पॉसिबिलिटी है E1 भी हो सकता है।
SN1 अकेले कभी नहीं होगा जनाब। अब ये पॉसिबिलिटी है कि कभी SN1 ज्यादा होगा, कभी E1 ज्यादा होगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अगर बेसिसिटी सॉल्वेंट की ज्यादा है तो क्या करेगा, एलिमिनेशन ज्यादा करेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा करेगा। सो व्हेनेवर देयर इज SN1 देयर इज आल्सो E1, ठीक है, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक दिस, सी एक इंपॉर्टेंट चीज। तो हमारे पास पहले मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, आपके सिमिलरिटीज दिखाता हूं, उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करूंगा। मुझे बताओ एक चीज, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, सेम एज SN1, 2 steps. One is formation of carbocation, another is what, not attack of nucleophile, release of H पॉजिटिव। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल उतना E1 फेवरेबल ज्यादा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे बेस की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस यूज नहीं होता, लेकिन SN1 और E1 का हमेशा क्या रहेगा, कंपटीशन, और वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, क्योंकि नेक्स्ट विल बी द अटैक ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो वो अटैक करेगा SN1 के थ्रू, अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो वो अटैक करेगा E1 के थ्रू, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा व्हाट, ठीक है, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अल्कीन। अब ये देख लीजिए, मुझे बताओ व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1, वो बता सकते हो मेन डिफरेंस क्या है SN1 और E1 में। देखिए मेन डिफरेंस क्या है, यहां पे आप OH यहां पे अटैक करता था, यानी कार्बन पे अटैक करता था, कार्बन पे अटैक करने के बाद आपको अल्कोहल, यानी यहां पे दूसरा स्टेप जो है उस वक्त बेस यहां पे अटैक करने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करती थी। वो समझ आया, ये जब यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे तो वहां तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन E1 में देखिए डिफरेंस क्या है, E1 में डिफरेंस है कि नेक्स्ट स्टेप में भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। रेट डिटरमाइनिंग तो वही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही रेट डिटरमाइनिंग, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में भी यहां पे बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, यानी H पॉजिटिव को निकल रहा है और यहां पे पाई बॉन्ड बनता है। मुझे बताओ एक चीज, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है सिग्मा की पाई, और कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि नहीं होता है, और पाई बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल बना स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है, इसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है स्टेबल, इसमें क्या कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आता है। अब अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड आ रहा है, मुझे बताओ एक चीज, स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। अगर अनस्टेबल हो रहा है तो उसकी वजह से यू हैव टू ऐड द एनर्जी, वायर फ्रॉम द एनर्जी विल कम। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने OH को लिया, अब OH ने अटैक किया था किस पे, कार्बन पे कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अभी अगर आपने टेंपरेचर को इंक्रीज किया, क्योंकि इलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट ग्रेटर टेंपरेचर है, बताओ क्यों, दो बारी बॉन्ड ब्रेक करना है ना। और समझ नहीं आ रहा है, पहले एक बॉन्ड ब्रेक किया, अब दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है ना, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होने का मतलब है एलिमिनेशन विल बी ऑलवेज फेवर्ड एट हाई टेंपरेचर। समझ आ रही है, इसका मतलब यह है कि अगर आप NaOH और इसको अल्काइल हैलाइड को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे लो टेंपरेचर में, देयर विल बी मोर अटैक ऑन द कार्बन। लेकिन अगर आपने हायर टेंपरेचर यूज किया, higher temperature में there will be more of the elimination product that is formed. That's how we control the product. If we have to get the more of the alcohol, we will have the low temperature. If we have to get the more of the alkene from the same alkyl halide, we will have higher temperature. Is it clear? So that's how we control the reactions in case of what we say as an E1 and E2. Now the case comes that if we have the different beta hydrogens, then how to determine the product? Is it clear? तो समझ आया? So elimination reactions are favored at higher temperature. Beta elimination has how many routes? E1 and E2. There are other routes also. E1 and E2. E1 में क्या होता है? E1 is similar to what? SN1. What happens in E1? First carbocation is produced, then there is an elimination of proton, H positive. From which carbon? Beta carbon. It's favored at low temperature or high temperature? हाई टेम्परेचर। जिनका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो क्या, उसमें क्या क्या होगा, एक तो SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? E1 अगर हम न्यूक्लियोफाइल को सेम रखेंगे, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को रखेंगे, तो हमारे पास E1 जो है दैट विल बी फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। E1 में उतना ज्यादा बेसिक कंडीशंस की जरूरत नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन सम ऑफ द व्हाट वी से एज एन एग्जांपल्स।
ये उतारा आपने, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो E1 यहां पे ये जो है देख लीजिए, मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे देता हूं, अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो CH3 CCH3 CH3 और Cl, ठीक है, मैंने इसको डाल दिया NaOH, प्रोडक्ट क्या आएगा? मेनली प्रोडक्ट क्या आएगा? मैं रूम टेम्परेचर रिएक्शन करता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वाया विच मैकेनिज्म, एसएमएल। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा वहां पे, इफ आई विल राइट NaOH इफ इट्स डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, किसमें? बताओ बताओ बताओ, अल्कोहल। या KOH को मैं डिसॉल्व करूंगा किसमें? अल्कोहल में। तो उस टाइम पे क्या होगा? वहां पे लिखा होता अल्कोहलिक KOH, ऐसे लिखा होगा अल्कोहलिक KOH। दूसरा लिखा होगा एक्वस KOH। एक्वस KOH यूज करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ज्यादा एलिमिनेशन भी होगी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी मोर फेवर्ड। अगर आप वहां पे लिखा होगा अल्कोहलिक KOH ऐसे, तो पता है आपको क्या करना है? देख लीजिए क्या करना है। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा देख लीजिए। अगर आपके पास अल्कोहलिक KOH, इफ यू हैव अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH में देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए जनाब। पहली बात ये, अगर आपने KOH, ये हमारे पास K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, आपने अल्कोहल में डाल दिया, मान लीजिए आपके पास ये है C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से क्या हो जाएगा? यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, ये एसिड बनेगा, ये बेस है, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ये देखिए। यहां पे आपको मिलेगा, असल में अब होगा आपको C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव, देख लीजिए। तो अब आपको मिला स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये उतना स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस नहीं है, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और पढ़ा है बेसिस T। तो ये अगर अल्काइल ग्रुप O के साथ होगा, अगर बड़ा ग्रुप है तो उसकी बेसिस T ज्यादा होती है, सिंपल, खत्म। अगर बड़ा अल्काइल ग्रुप, जितना आप अल्काइल ग्रुप को बढ़ाओगे उतना बेसिस T भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेसिस T है। तो बेसिस T का मतलब क्या है मुझे समझाओ। बेसिस T किस पे अटैक करेगा? वो Cl नेगेटिव को हेल्प करेगा, वो तो निकालेगा। लेकिन दूसरा जो है, अगर बेसिस T इसका ज्यादा है तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव पे ज्यादा अटैक है, because it's a strong conjugate base, and strong conjugate base have strong tendency to combine with what? H positive। basicity और न्यूक्लियोफिलिसिटी को याद करो। OH में उतनी बेसिसिटी नहीं है, OH ज्यादा अटैक करेगा इस पे बनेगा अल्कोहल। लेकिन अगर ये होगा, यानी आपके पास एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है, बड़ा अल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? इसका बेसिसिटी क्या है? ज्यादा। जब रिएक्शन होगी, जब आप KOH को डिसॉल्व करोगे अल्कोहल में, उसकी वजह से इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। बेसिसिटी ज्यादा मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस का मतलब है इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, एंड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद H पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो ये बीटा हाइड्रोजन निकालेगी बीटा कार्बन से। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? अब बताइए, अगर आपको सिंपली ऐसे दिखाएगा, देखो अगर आप अल्कोहलिक KOH इसको उतारो, ये उतारो थोड़ा, कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो अल्कोहलिक KOH जो है हमारे पास, मान लीजिए मैंने C2H5 लिया, उसमें OH को डिसॉल्व किया, तो मुझे C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस का क्या काम है जनाब? ये यहां से निकालेगी H पॉजिटिव, यहां से निकलेगा Cl, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आएगा H2H। बताओ सिंपली क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगी। कौन सी एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देख लीजिए, सिंपल, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में पहले Cl निकलेगा, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन के H पॉजिटिव को ये ज्यादा निकालेगा, तो आपको प्रोडक्ट आएगा CH3 CCH3, then it's double bond CH2 plus C2H5OH plus NaCl, खत्म, ठीक है। ये बनेगा अल्कीन। तो हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, यहां से, यहां से। अब आपको क्या करना है? बीटा एलिमिनेशन में आप क्या करेंगे? ये और ये निकालेंगे, यहां पे सिंपली पाई बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्कीन।
दिस इज कॉल्ड एज अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इस बात पर डिस्कशन करूंगा, अगर आप बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट है, मान लीजिए आपके बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट, अभी यहां सारे सेम थे, अब मैं थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करूंगा, यानी बीटा हाइड्रोजन को डिफरेंट करूंगा, तब क्या हो जाएगा देख लीजिए। ये उतारा, ये देख लीजिए, इफ यू हैव लाइक दिस, अगर आपके पास मान लो ये है, मान लीजिए यहां पे आपके पास जनाब आला Cl है, ये आपके पास है अल्काइल हैलाइड, या दूसरा मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा, मैं पहले सिंपल वाला स्टार्ट करूंगा। आपके पास ये है CH3 CH2 CH3, यहां पे CH3, यहां पे Cl, मैंने डाला क्या अल्कोहलिक KOH, वो समझ आया, अल्कोहलिक KOH समझ आया, किसमें एथेनॉल में C2H5OH, आपको पता है क्या हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे, वो बनेगा नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगी, यानी आपका सॉल्वेंट क्या है बेसिक 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 बेसिक, बताओ क्या हो जाएगा, जरा यहां पे देखो, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन बीटा यहां पे, अब मसला है कहां से निकले। ठीक है, मैकेनिज्म वी आर डूइंग बाय विच मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं तो वो कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करते हैं। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, जरा बताओ। अब मसला है कि बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, कहां से निकलेगा, ये और ये सेम हो गया, यहां से निकलेगा। देखो, इसको करने के लिए यू हैव टू यूज अ रूल कॉल्ड एज सिज़ार्प्स रूल, एंड अकॉर्डिंग टू विच ही स्टेट्स दैट कि जब भी आपको बीटा एलिमिनेशन करना होगा वाया विच मैकेनिज्म, E1 से जब आप मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म से जब भी आप बीटा एलिमिनेशन करोगे, then beta hydrogen is removed from the carbon which contains lesser number of beta hydrogens। मुझे बताओ इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो आप अकॉर्डिंग टू सिज़ार्प्स रूल उसी एक कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे which contains lesser। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट CH3 CHH then it's CH3, मैं यहां पे दिखाऊंगा Cl और CH3 ऐसे, तो बताओ यहां से निकलेगा Cl, यहां से निकलेगा H, समझ आया। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 प्लस बनेगा जनाब HCl, खत्म, जो कि न्यू बेस आपका न्यूट्रलाइज करे। वो समझ आ रही बात। तो यहां पे हमने देखा कि हाइड्रोजन उसी एक कार्बन से रिलीज हो रहा है, उसी एक बीटा कार्बन से निकल रहा है, जिसके पास ज्यादा है कि कम है, द वन विच कंटेन्स लेसर। दिस रूल इज कॉल्ड एज सिज़ार्प्स रूल, सो आई विल मेक यू टू राइट, यू राइट डाउन दिस। इन बीटा एलिमिनेशन when the beta hydrogens are different, then beta hydrogen is removed always from the carbon, किसे कार्बन से निकलेगा, जिसके पास ज्यादा होगा कि कम होगा, the one which contains lesser number of beta hydrogens। this rule is called as Sizzap's rule। Is it clear? So whenever reaction occurs, whenever the elimination reaction occurs via E1 mechanism, you are predicting it to be a stable carbocation, remember। Then if a molecule contains different beta hydrogens, then that beta hydrogen is removed from the carbon which contains lesser number of beta hydrogens। उस वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव कीजिए जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम होगा। समझ आया? वो आया समझ? So that's the reason I have removed from here, not from here, not from here।
This rule is called as Sizap's rule. Have the next example. ठीक है, ये उतारो, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट. दिस विल बी व्हाट प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट. बाकी क्या बनेंगे जनाब, माइनर बनेंगे. ये भी माइनर, ये भी. दूसरा प्रोडक्ट बनाओ जरा, इसका दूसरा प्रोडक्ट बनाओ. दूसरा इसको और इसके बीच में बनेगा ना, ये और ये निकलेगा. बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 देन इट्स CH2 डबल बॉन्ड. ये हाइड्रोजन और ये मैंने निकाला. ठीक है, तो आपको मिलेगा अल्कीन. ये क्या होगा, माइनर. दिस इज माइनर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट. खत्म. दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट. So I have the next example. जरा जनाब ऐसे बताइए, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास Cl है, यहां पे Cl, तो मैं इसको मान लीजिए अल्कोहलिक KOH यानी E1 मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा हूं. बताओ क्या हो जाएगा, बताओ. देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच. ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा. वो ठीक है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2, इसके पास 2. तो क्या बताओ क्या हो जाएगा. वो कहां से निकलेगा, इसके पास 2 है ना, इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 है, तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा. तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा. बताओ क्या निकालोगे, यहां से H, यहां से Cl, ऐसे डबल बॉन्ड, खत्म. और आपका प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, ये Cl ये H आएगा, आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, खत्म. या ये और ये निकलेगा, ये बनेगा जनाब ऐसे. ये और ये सेम हो गया, नॉमेनक्लेचर यूज करो. दिस इज सेम बट दिस वन इज डिफरेंट. सो दिस इज मेजर, दिस इज माइनर. समझ आया, वाई माइनर. मेजर प्रोडक्ट एक्चुअली इज मोर स्टेबल. ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस. So we have simply Sizap's rule. Using the Sizap's rule, we can have that which product will be formed more in comparison to the other. So let's have the next one. अगर मेरे पास ये है, ये Cl है चुना, ठीक है, मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH, E1 मैकेनिज्म हो गया मान लो. अल्कोहलिक KOH मैंने डाल दिया, बेस मैंने डाल दी, एलिमिनेशन मैंने काज करनी है. ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा. बताओ. यहां से 2, यहां से 2 हो गया, यहां से 2 है, यहां से 2 है, यहां से कितने हैं, 1. कहां से निकलेगा जनाब, वो कहां से निकलेगा, Sizap रूल यूज करो. Sizap रूल के हिसाब से यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा ना. तो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. ये बन गया प्रोडक्ट आपका. H, यहां से H, यहां से Cl निकालना है, बस वहां पर डबल बॉन्ड बनाना है. 2 बॉन्ड्स खत्म, यहां पे एक पाई बॉन्ड बनाना है. तो दिस विल बी द प्रोडक्ट. माइनर प्रोडक्ट बताओ कौन बनेगा, यहां से ये बन गया माइनर. मैं निकाल रहा हूं एलिमिनेशन में क्या क्या, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. पहले Cl नेगेटिव निकलेगा, उसके बाद H पॉजिटिव. 2 एडजेसेंट कार्बन से, बीटा है, बीटा मैकेनिज्म किसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है, E1 का मतलब क्या है, कार्बो कैटाइन. यूजिंग अल्कोहलिक KOH इट विल कॉज एलिमिनेशन. इज इट क्लियर. वो ठीक है, उतारा. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देख लीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये है, ये है X,
टर्शरी है, आपने डाल दिया अल्कोहलिक KOH, तो इवन मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप बताओ कहां पे हो जाएगा। देखो ये हो अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे एक ही, ठीक है। कहां से निकलेगा, ये दो हो गया ना, ये दो है, ये यहां पे क्या है, एक ही है ना, तो कहां से निकलेगा, ये X और यहां से H निकलेगा, ये तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट दैट्स व्हाट। वो समझ आया। जरा माइनर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट X और X कंटेनिंग लार्जर, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। इज इट क्लियर, this is major, this is minor product, so we have like this major and minor product that's obtained here. So we will have the discussion on the next example, ठीक है। आप ये उतारिए, हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास ये है, if I have an example like this, ये हमारे पास X है, तो हमने जनाब इसको ट्रीट किया C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है जनाब, इन द सॉल्वेंट ऑफ, या अल्कोहलिक KOH मैंने यूज किया, इफ आई एम यूजिंग अल्कोहलिक KOH, ये देखो जनाब, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, तो प्रोडक्ट आपको ये आएगा, बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा जनाब, ऐसे डबल बॉन्ड खत्म, दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो ऑलवेज दिस इज द मेजर एंड दिस वन इज द माइनर, दिस वन विल बी द माइनर, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, दिस इज इट। इज इट क्लियर। नाउ हमारे पास लास्ट वाला मैकेनिज्म बचा है, दैट्स कॉल्ड एज E2, और उसी के साथ वी विल बी स्टार्टिंग विद द अराइल हैलाइड्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।